नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। साथियों, यूपीपीसीएस, आरओ बीईओ और आल स्टेट पीसीएस एंड वनडे एग्जाम्स के लिए यह प्रैक्टिस सीरीज नंबर 21 है। इसके पहले हमने 20 प्रैक्टिस आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सुमित अंतिल को किस खेल के लिए वर्ष 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पैरा भाला फेंक के लिए, पैरा शूटिंग के लिए, पैरा बैडमिंटन के लिए या पैरा गोला फेंक के लिए? तो यह सम्मानित किया गया है पैरा भाला फेंक के लिए। किसके लिए? पैरा भाला फेंक के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। सुमित अंतिल एक पैरालंपियन और भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक F64 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। पैरा जैवलिन में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। प्रश्न संख्या 2। फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो ये नियुक्त किया गया है माधवीपुरी बुच को। किसको? माधवीपुरी बुच को। इन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। आइए देख लेते हैं। फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य माधवीपुरी बुच को इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जो सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। इनका जो पद है 3 वर्ष तक के लिए रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। किस राज्य की सरकार ने मन्नार की खाड़ी एवं पाक की खाड़ी में डुबोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है? केरल सरकार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना। यह निर्णय लिया है आपकी तमिलनाडु सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी। तमिलनाडु सरकार ने मन्नार की खाड़ी एवं पाक की खाड़ी में डुबोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है। डुबोंग, जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सी ऑफ काऊ कहा जाता है। डुबोंग को क्या कहा जाता है? सी ऑफ काऊ कहा जाता है। सिरेनिया श्रेणी की 4 जीवित प्रजातियों में से एक है। यह शाकाहारी स्तनपायी एकमात्र मौजूदा प्रजाति है जो भारत सहित भारत के समुद्र में विशेष रूप से रहती है। प्रश्न संख्या 4। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की थीम क्या है? जो 5वीं संयुक्त पर्यावरण सभा हुई, उसकी थीम क्या है आपको बताना है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति संबंधी कार्यों को सशक्त बनाना, पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण को बचाएं, महामारी और पर्यावरण का अंतर संबंध, या हमारी पृथ्वी हमारा भविष्य। तो ये है ऑप्शन नंबर ए थीम, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति संबंधी कार्यों को सशक्त बनाना। मार्च 2022 में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति संबंधी कार्यों को सशक्त बनाने हेतु 14 प्रस्तावों के साथ निष्कर्ष निकाला है। जो थीम बनी, क्या बनी? प्रश्न संख्या 5। समर्थ ऐप। समर्थ पहल किस वर्ग से संबंधित है? छात्र उद्यमियों, महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए? तो यह है महिला उद्यमियों के लिए। किसके लिए? महिला उद्यमियों के लिए। केंद्रीय लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम मंत्री ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ की शुरुआत की है। यह इसकी पहल 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू किया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है? तो उनके जयंती पर 23 मार्च को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की जाती है। और सुभाष चंद्र के बोस की जो जयंती है उसको पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
ये कब हो जाती है? 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी के जयंती पर इसकी घोषणा की जाती है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, और यह पुरस्कार वार्षिक पुरस्कार है। ठीक। प्रश्न संख्या 7, जनवरी 2022 में भारत के किस राज्य में जल महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में मान्यता प्रदान की गई? राजस्थान, मेघालय, मध्य प्रदेश, गोवा। अंतर्राष्ट्रीय अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवाल के रूप में मान्यता प्रदान की गई, तो ये प्रदान की गई है आपको मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? सी। 20 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश के वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम जल महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैड्रिड, स्पेन में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवाल के रूप में मान्यता दी गई है। यह साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, खाद्य एवं पेय प्रौद्योगिकी विकास और पर्यावरण में उत्पादों के प्रचार पर केंद्रित है। आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? अनुच्छेद 245 से 255 तक, अनुच्छेद 240 से 250 तक, अनुच्छेद 243 से 253 तक, अनुच्छेद 152 से 252 तक। तो यह है अनुच्छेद 245 से 255 तक। कहाँ तक? अनुच्छेद 245 से 255 तक। प्रश्न संख्या 9, भीमबेटका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीमबेटका शैलचित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में वर्ष 2003 में शामिल किया गया। यह भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के शुरुआती साक्ष्य को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल। यहाँ जो 3 कथन दिए गए हैं तीनों सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर। प्रश्न संख्या 10, अगर इसमें जो कथन में लिखा है वही है। भीमबेटका प्रागैतिहासिक पुरापाषाण और मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2003 में। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से कथन दिया है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और सही पूछना है, बोल रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है? नहीं, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, बिल्कुल सही है, ये दोनों सही हैं। मुख्यमंत्री का जो वेतन भत्ता है राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल नहीं। तब ये क्या है? गलत। मतलब आप केवल ऑप्शन 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते राज्यपाल द्वारा नहीं बल्कि राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आइए प्रश्न संख्या अगला, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य का कार्यकारी प्रमुख आप सब जानते हैं, राज्यपाल होता है। सिर्फ यह कार्यकारी प्रमुख होता है। जिस प्रकार केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य सरकार में राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन राष्ट्रपति की तरह वह भी नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति तो मुख्यमंत्री में निहित होती है, जैसे केंद्र सरकार की शक्ति प्रधानमंत्री में होती है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985, उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछ रहा क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई, तो यह की गई है आपके राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ है 1956 के तहत हुआ है। क्षेत्रीय परिषदें जो वैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा की गई। इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों उत्तर,
पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य में विभाजित किया तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान किया गया। भारत का गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। प्रश्न संख्या अगले पर आइए। मई 2022 में कौन भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी? आपके पास 4 ऑप्शन, कैप्टन अभिलाषा बराक, कैप्टन छाया वर्मा, कैप्टन चित्रा गुलाटी, कैप्टन रीना रावत। तो ये है कैप्टन अभिलाषा बराक, ऑप्शन नंबर ए। मई 2022 में हरियाणा की कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी। उन्हें कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर में शामिल किया गया। उन्हें वर्ष 2018 में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी OTA चेन्नई से भारतीय सेना में शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 14। मई 2022 में विश्व आर्थिक मंच WEF ने CO क्लाइमेट एक्शन लीडर्स के गठबंधन की भारतीय शाखा शुरू की। इसके तहत कब तक भारत को कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2050, 2045, 2070 या 2060? तो जो भारत का लक्ष्य 2070 तक उत्सर्जन को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा भारतीय जलवायु गतिविधियों और कार्बन से मुक्ति के प्रयासों को में तीव्रता बनाने हेतु जलवायु CO क्लाइमेट एक्शन लीडर्स के गठबंधन की भारतीय शाखा की शुरुआत की गई। कब की गई? 23 मई 2022 को। विश्व आर्थिक मंच के जलवायु कार्यबल के अंग के रूप में यह गठबंधन 2021 में जारी किए गए श्वेत पत्र मिशन 2070 यानी ए ग्रीन न्यू डील फॉर ए नेट जीरो इंडिया में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। टारगेट कितना? 2070 तक भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश का लक्ष्य रखा गया है कि जो कार्बन है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड बैंक, अंकटाड या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या यूरोपीय संघ? तो यह प्रकाशित की जाती है आपके अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन नंबर सी। मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा मॉनिटरिंग रिपोर्ट श्रृंखला का 9वां संस्करण वर्ल्ड ऑफ वर्क शीर्षक के तहत जारी किया गया है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15। वन संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया? आपको बताना है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है। 1972 या 1980, 1986 या 1973? वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है 1980 को। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया जाता है? 1980। वन्य जीव संरक्षण 1972, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्लियर? ये सब चीजें आप याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन कथनों पर विचार करना है। 73वें संविधान संशोधन जो 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। बिल्कुल किया। दूसरा है देश के केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश में ग्राम, ब्लॉक, जिला पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी। बिल्कुल गलत, पूरे देश में शुरू की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या? ए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। क्लियर? प्रश्न संख्या 17। मिनर्वा मिल्स मामला, इसमें पूछना प्रश्न सत्र में है क्या? कौन सा कथन सही नहीं है? मिनर्वा मिल्स 1980, केशवानंद भारती 1973, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1965, चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य मामला 1951। इसमें कौन सा सही नहीं है? तो यह गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला 1965, ये क्या है? गलत है। बाकी क्या है? सभी सही है। मतलब इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
गोलकनाथ बनाम पंजाब मामला 1965 में न होकर 1967 में था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के भी संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। यह शंकरी प्रसाद मामले में अपने स्वयं के निर्णय के विपरीत था। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों DPSP के में शामिल नहीं है? नीति निर्देशक तत्व DPSP में शामिल नहीं हो, क्या नहीं शामिल है? लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर को उठाना बिल्कुल शामिल है। मातृत्व राहत के लिए प्रावधान, बिल्कुल ये भी है। गाय बछड़ों अन्य दुधारू पशुओं पर वध पर रोक, ये भी सही है, ये सभी हैं। देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, यह DPSP में नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसका आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना यह भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य, न कि DPSP है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। अनुच्छेद 48 में गायों, बछड़ों, अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने, उनकी नस्लों में सुधार करने का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 47 में लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर को उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 42 में राज्य काम की न्याय संगत मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। क्लियर। प्रश्न संख्या 19। नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति है जिसके कारण वह राजनीतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त कर विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त करता है। यह शब्द निम्नलिखित में से किसके हैं? कथन को फिर से पढ़िए। नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति है। कैसी स्थिति? वैधानिक स्थिति है जिसके कारण वह राजनीतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त कर विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, अरस्तु, कैटलिन, मैकियावेली या स्वामीनाथन। तो यह कथन है अरस्तु का। महान अरस्तु क्या कहें, इतिहासकार कह भी सकते हैं। ये बायो के एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं अरस्तु, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है जो इन्होंने कहा, इनका कथन है। प्रश्न संख्या आइए देख लेते हैं। कैटलिन के शब्दों में नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति है जिसके कारण वह राजनीतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त कर। गलत, यहाँ पर यह है कैटलिन, ठीक है, बाय मिस्टेक अरस्तु नहीं कैटलिन का है। तो मैं सोचा थोड़ा गड़बड़ होगा। कैटलिन का है। किसका है? ऑप्शन नंबर बी। इसका कथन है बी, ऑप्शन नंबर बी कैटलिन का है। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन। भारतीय संविधान नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करता है। भारतीय संविधान नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करता है, बिल्कुल सही बात है। पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, ये तो सही हो गया। प्रारंभिक 10 मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, ये बिल्कुल सही है। जब हमारे मूल कर्तव्य आए तो उसमें 10 ही थे। 11वें मौलिक कर्तव्यों को 44वें संविधान संशोधन के जरिए शामिल किया गया था, आपको बताना है। और मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन USSR के संविधान से प्रेरित है। मौलिक कर्तव्य तो रूस से प्रेरित हैं, लेकिन ये 44वें संविधान में शामिल नहीं किया गया। मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 थे। कितने थे? 10। 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया। क्लियर। कब शामिल किया गया था? ये 2002 में 86वें, 44वां नहीं 86वां बोला जाएगा, तब इस जोड़ा गया। और जो हमारा मौलिक कर्तव्य है USSR जो आज का रूस है उससे प्रेरित है।
तो साथियों, ये रहे आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस में लाया गया। 20 क्वेश्चन थे। डेली ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपकी परीक्षा को तैयारी को मजबूत बनाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी है, लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।